नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो आज मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश आई थी कि रजनीगंधा के बारे में जानकारी दी जाए। आज मैं जानकारी एक एक्सपर्ट की जो पूरी जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको दूंगी, और जो कि एक्सपर्ट ने बताया हुआ है कि रजनीगंधा को कैसे ग्रो करना है और इसको किस तरह से इसकी केयर करनी है। तो मैं ये सब चीज़ें आपको ये बताऊंगी, और जो मैं जानकारी दूंगी वो मैं इस आधार पे दूंगी क्योंकि इसकी जो खेती है की जाती है और बहुत फ़ायदे होते हैं। तो मैं खेतों में कैसे ग्रो किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। और जो लोग जो मेरे जो भाई बहन इसको पोट में लगाना चाहते हैं तो वो फिर पोट में भी इसको लगा सकते हैं। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा जो वीडियो है पसंद आएगा। आज मौसम में काफ़ी ठंडक आ गई है कई जगहों में, क्योंकि बर्फ़ वगैरह जो गिरी है उसका असर जो है मौसम में काफ़ी जो है तब्दीली हो गई है। पर चलो कोई बात नहीं, ठंड है तो कोई बात नहीं, पर हमारा आपका सबका काम कोई रुकेगा नहीं, तो हम सब काम करेंगे। तो आज मैं आपको रजनीगंधा के बारे में जानकारी दूंगी, और जो मेरे बहन भाई रजनीगंधा लगाने के शौकीन हैं उनको मेरा वीडियो देख के कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो मैं अभी आपको इसी बारे में बताऊंगी। तो आप मेरे गार्डन में ये लगे गुलाब के फूल देखिए, और साथ में रजनीगंधा के प्लांट के बारे में जानकारी पाइए। तो मैं इस तरह से एक्सपर्ट की जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। रजनीगंधा को इंग्लिश में ट्यूबरोज, उर्दू में गुले शगुन कहा जाता है, और भारत में इंडिया में कहीं कहीं सुगंधराज के नाम से भी जाना जाता है, और रजनीगंधा तो इसको कहते ही हैं। ये बहुउपयोगी पुष्प है जिस कारण व्यावसायिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मैं उसके बारे में बताऊंगी कि जैसे वो मेरे किसान भाई हैं जिनके बड़े बड़े खेत हैं, तो मुनाफे के तौर पे जो लोग इसको ग्रो करना चाहते हैं तो वो किस तरह से इसको ग्रो करें, तो मैं यही आपको अभी बताऊंगी। तो जिस कारण व्यावसायिक दृष्टि से इसका महत्व है, फूल सफ़ेद और सुगंधित होते हैं जो कि सभी के मन को मुग्ध कर लेते हैं। रजनीगंधा के जो डंठल युक्त पुष्प कटे फूल जो होते हैं गुलदस्ता बनाने तथा मेज और भीतरी पुष्प सज्जा के लिए मुख्य रूप से प्रयोग ये लाए जाते हैं। इसके अलावा बिना डंठल के जो फूल होते हैं उनसे गजरा, लड़ी और बैनी बनाने तथा खुशबूदार तेल तैयार करने के लिए उपयोग में ये लाए जाते हैं। इसके फूल तथा फूल से बने खुशबूदार तेल की खाड़ी देशों में बहुत अधिक मांग है। अतः यदि इसकी खेती वैज्ञानिक ढंग से करके फूल और तेल का निर्यात किया जाए तो विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इसकी पत्तियां कैसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाई थी अपने प्लांट पे। इसकी जो पत्तियां होती हैं पतली, लंबी तथा भूमि की तरफ झुकी हुई धनुषाकार की आकृति की होती हैं। जो इसकी स्पाइक होती है वो 90 से 100 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रत्येक स्पाइक पे 12 से 20 जोड़े तक फूल आते हैं। फूल का आकार जो है वो कुप्पी की तरह होता है, जैसे कि आपने मेरे उस पे फ्लावर्स पे देखे हैं कि किस तरह से है इनका आकार। और ये लगाते कैसे हैं अब मैं ये बताती हूँ। ये इनको जो लगाया जाता है वो ट्यूबर से ग्रो किया जाता है। अब मैं किस्मों के बारे में इनके बताऊंगी। फूल के आकार, प्रकार तथा संरचना एवं पत्ती के रंग के अनुसार रजनीगंधा की किस्मों को 4 वर्गों में
विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आता है एक हरा। इसमें जो फूल लगते हैं वो सफ़ेद रंग के होते हैं तथा पंखुड़ियाँ केवल एक ही पंक्ति में होती हैं। और इनकी जो किस्में होती हैं उनके क्या नाम हैं? श्रृंगार और प्रज्वल और लोकल होते हैं। नंबर 2 पे डबल। ये जो मैंने लगाया ये सिंगल वाले हैं और आगे डबल वाले। इसके फूल भी सफ़ेद रंग के होते हैं, परंतु पंखुड़ियों का ऊपरी जो हिस्सा होता है हल्का गुलाबी होता है। पंखुड़ियाँ कई लाइन में सजी होती हैं, जिससे फूल का केंद्र जो बीच का भाग दिखाई नहीं देता है। और किसमें इसमें कौन सी होती हैं डबल वाले में? सुवासिनी, वैभव और लोकल। नंबर 3 पे हमारा आता है अर्थ डबल। इस वर्ग के फूल में पंखुड़ियों का एक से अधिक लाइन में होती हैं, परंतु फूल का बीच का जो बिंदु है, भाग है, वो दिखाई देता है। ये लोकल किस्में होती हैं। और नंबर 4 पे जो होता है वो धारीदार। इस किस्म के जो फूल होते हैं सिंगल या डबल होते हैं, परंतु जो पत्तियों का किनारा होता है वो सुनहरा या सफ़ेद होता है। पत्तियों के आकर्षक रंगों और विभिन्नता के आधार पर स्वर्ण रेखा और रजत रेखा नामक 2 किस्में विकसित की गई हैं। अच्छा, ये इनकी किस्में हो गई स्वर्ण रेखा और रजत रेखा। अब ज़मीन के बारे में मैं आपको बता दूं कि किस तरह की ज़मीन का आपने चुनाव करना है रजनीगंधा को लगाने के लिए। तो रजनीगंधा को लगाने के लिए जिस भी खेत का आप चुनाव करोगे, ये बात आप पहले तय कर लें, देख लें कि जो खेत है वो छायादार जगह में नहीं होना चाहिए, अर्थात इसे फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो पैदावार अच्छी हो, अच्छा मुनाफा मिले, तो जो इसको सबसे पहले ज़रूरत जो जिस खेत में आप लगाओगे वो फुल सनलाइट में होना चाहिए। जो सूर्य की रोशनी है उसको पूरी मिलनी चाहिए। और खेत की आपने तैयारी कैसे करनी है? खेत का चुनाव करने के बाद आपने जो मिट्टी है वो कैसी होनी चाहिए? रेतली मिट्टी होनी चाहिए। और उसको खेत को कैसे करना है? अब जो मेरे किसान भाई हैं वो तो हल भी चलाएंगे, उससे मिट्टी ठीक करेंगे। तो खेत का चुनाव करने के बाद उसे बराबर कर लें, समतल कर लें। फिर एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 2-3 बार देशी हल से जुताई करके पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। चूँकि ये कंद वाली फसल है, ट्यूबर वाली फसल है, इसलिए कंद के पूरे विकास हेतु खेत की तैयारी ठीक ढंग से होनी चाहिए। और खेत में जो पतवार होते हैं, जो घास फूस लगा होता है ना, वो जो नुकसान पौधों को पहुंचाता है, जो सारी एनर्जी ले लेता है, तो उनको निराई गुड़ाई से आपने निकाल देना है। तो ये हो गया आपकी खेत की तैयारी। और अब आपने उस ट्यूबर को लगाना कैसे है? चाहे तो आप क्यारी में लगा सकते हैं, खेतों का तो मैं बता ही रही हूँ, और गमलों में भी उसी तरीके से लगाना है। तो गमलों में मिट्टी उसी तरह से बनानी है, तो ये मैं अभी आपको बताऊंगी। तो खेतों में लगाने का ये होता है कि जैसे उनकी जड़ें वगैरह को फैलने में जगह मिल जाती है अच्छे से, और पानी की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जब हम पॉट में लगाते हैं तो फिर हमें हर रोज़ ही उनको पानी भी देना है और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। तो अब उसको लगाना कैसे है? ट्यूबर को लगाने का जो सबसे पहले मैं बताऊं, सही समय क्या है? जो सही समय है मार्च और अप्रैल में आप इसे ग्रो कर सकते हैं। 2 सेंटीमीटर व्यास या इससे बड़े आकार वाले ट्यूबर का चुनाव रोपने के लिए करना चाहिए। किस्म तथा फसल की अवधि जो है 1, 2 या 3 वर्ष के अनुसार 1 से 2 कंद को प्रत्येक स्थान पर लगाना चाहिए। सिंगल किस्मों के कंद आप बताओ, मैं इसको बोल रही हूँ ट्यूबर जो होते हैं, इनको कंद कहा जाता है।
हिंदी में इनको कंद बोला जाता है। तो आप ये ना सोचे मैंने कंद बोला तो आपको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ें हैं। सिंगल किस्मों के जो ट्यूबर को 15 से 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधा तथा 20 से 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर, जबकि जो डबल किस्म के फूल होते हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा 5 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपना चाहिए कि ग्रो करना चाहिए। और खाद और जो फर्टिलाइज़र वो कैसे देने हैं, तो जो एक्सपर्ट ने बताया है 1 वर्गा मीटर की क्यारी में 3 से 3.5 किलोग्राम सड़ा हुआ कंपोस्ट, 20 से 30 ग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 ग्राम फास्फोरस तथा 10 से 20 ग्राम जो आपने देना है वो पोटाश देना लाभदायक होता है। नाइट्रोजन 3 बार में बराबर बराबर मात्रा में देना चाहिए। एक तो रोपने से पहले मतलब ग्रो करने से पहले, दूसरा 60 दिन के बाद जब रोप दिए जाते हैं और 60 दिन के बाद जब इनके जो पौधों की पत्तियां हैं वो 3-4 पत्तियां बन जाती हैं तब देना है। और तीसरी जो मात्रा फूल निकलने पर देनी चाहिए। तो आगे जो मैं बता रही हूँ वो कंपोस्ट, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा को कंद रोपने के पहले ही दे देना चाहिए। तो जब आप इसका ट्यूबर लगाते हो उससे पहले ही जो है कंपोस्ट, फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा वो दे देनी है। और अब आपने पानी कैसे देना है ये मैं खेतों के लिए बताया है कि गमलों में तो आपने हर रोज़ ही देना है। गर्मी में जो खेतों के लिए सिंचाई करनी है 1-1 सप्ताह के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बरसात में अगर बारिश ना हो रही हो तथा अन्य मौसम में नमी को देखते हुए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। सही मात्रा में और सही समय पर सिंचाई करने से फूल की जो पैदावार है वो संतोषजनक होती है, उसमें जो वृद्धि होती है वो हमें जो है कि अच्छी सेटिस्फैक्शन मिलती है। और अब अन्य देखभाल क्या करनी है और क्या क्या जो इसकी देखभाल होती है वो क्या क्या करनी है। खाद और फर्टिलाइज़र का उपयोग रजनीगंधा के पौधे सही ढंग से कर सकें उनमें, तो इसके लिए आवश्यक है कि खेत में खरपतवार अगर दिखाई देते हैं तो निराई गुड़ाई करें। खरपतवार वो घास फूस अगर दिखाई देता है, इससे क्या होता है कि जो मिट्टी जो है हमारी वो ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है और इसमें हवा का संचार जो है वो ठीक होता है, जो कि कंद और जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो हमने ट्यूबर लगाए हैं ना और इनके पौधों की जो जड़ें बनते हैं तो उनके लिए जो निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक जो ये कंद है, ट्यूबर है, इसमें 1 से 3 स्पाइक तक प्राप्त होते हैं। 3 वर्ष के बाद प्रत्येक पौधे से 25 से 30 कंद छोटे बड़े आकार के प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। स्पाइक को यदि काटा ना जाए तो 18 से 22 दिन तक जो है इसके जो फूल हैं वो खिलते रहते हैं। जैसे हम लोग वो करते हैं ना, जो मेरे भाई बहन बिजनेस करते हैं तो वो क्या करते हैं, इसके जो स्पाइक को काट के बाज़ार में मार्केट में ले जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। तो अगर हम इनको काटें नहीं तो 20 से कितने दिन तक ये खिले रहते हैं, 18 से 22 दिन तक ये खिलते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि सिंगल किस्म के फूल लगभग सभी मौसम में पूरी तरह से खिल जाते हैं। फलस्वरूप सुगंध भी अच्छी मिलती है, जबकि जो डबल किस्म के फूल होते हैं वो पूरी तरह से नहीं खिलते हैं और उनमें खुशबू भी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप सिंगल किस्म का चुनाव करें। जो मैंने आपको अपने गार्डन में लगा दिखाया ये सिंगल वाला है। फूल को तोड़ना और स्पाइक की कटाई
तो ये मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे बहन भाई खेतों में अगर इसको लगाना चाहते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। फूल को यदि माला, गजरा, बेनी आदि बनाने के लिए तोड़ना है तो सुबह जहाँ शाम के समय का शाम के टाइम का जो समय होता है वो उपयुक्त होता है। सुबह का और शाम का जो टाइम वो ठीक रहता है। कटे फूल के रूप में 50 जहाँ 100 स्पाइक के बंडल बनाकर बाजार में आपूर्ति की जाती है। यदि दूर भेजना है तो स्पाइक का सबसे नीचे वाला फूल खिलने से पहले ही काट लें, परंतु बाजार में अगर नज़दीक का बाजार है तो 2-3 फूल खिलने पर काटें। स्पाइक लंबी होने पर मूल्य अधिक मिलता है, इसलिए यथासंभव भूमि के नज़दीक से तेज चाकू द्वारा डंठल काटकर प्लास्टिक की बकेट में पानी में रख देना चाहिए। और उपज जो है वो बताया हुआ है, जो ताज़ा फूल प्रति हेक्टेयर लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति वर्ष प्राप्त होता है, जबकि जो सुगंधित लिक्विड है ना के रूप में कंक्रीट 27.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। इससे 5,500 किलोग्राम शुद्ध जो है सुगंधित द्रव्य प्राप्त होता है। तो सॉरी, मैं ये जो है गलत बता गई हूँ। आप 5 से 5.500 किलोग्राम 5.500 किलोग्राम जो है शुद्ध जो है ये खुशबूदार जो लिक्विड है वो इससे प्राप्त होता है। कीड़े और जो बीमारियाँ, इसके बारे में भी मैं बताऊँ आपको। इस फूल में बीमारी का प्रकोप तो नहीं पाया जाता है, परंतु पानी लगने वाले स्थान पर फफूंद की बीमारी लगती है, जो कि पत्ती और फूल को प्रभावित करती है। इसके बचाव के लिए ब्रेसिकॉल का छिड़काव 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। कीड़ों में जो मुख्य रूप से है वो थ्रिप्स, बहुत छोटा कीड़ा होता है, तथा माइट का आक्रमण होता है, जो कि पत्ती तथा फूल दोनों को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। थ्रिप्स से फसल की रक्षा हेतु नुवान 0.05% या सेविन 0.3% का छिड़काव करें। 10-15 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। माइट के लिए कैलिथेन नामक दवा का 0.2% की दर से छिड़काव जो होता है वो लाभकारी होता है। तो कभी कभी कैटरपिलर पत्तियों एवं फूल को खाकर नुकसान पहुंचाते हैं, अतः इसके आक्रमण होने पर नुवान या रोगर का छिड़काव करें। तो ये मैंने आपको फुल जानकारी दे दी है। और जो मेरे बहन भाई अपने पॉट्स में लगाना चाहते हैं, छोटे गमलों में लगाना चाहते हैं, उनको भी मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको जो जानकारी दी, तो मैंने बताया कि जो सिंगल वाले जो ये फ्लावर्स होते हैं ना, सिंगल वाले, तो वो लाभकारी होते हैं हमें। चाहे तो हम अपने घरों में लगाएं, क्यारी में लगाएं, इसको गमलों में लगाएं, तो इसकी खुशबू जो है बहुत ज़्यादा होती है और इसमें जो है ये पूरी तरह से खिलते भी रहते हैं। तो ये वाले जो सिंगल हैं, ये आप देख रहे हैं ना, ये आप ग्रो करें अपने घर में या खेतों में, इसको करना है। तो ये इस तरह से खिलते हैं। और पूरी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। और जो मेरे भाई बहन मिट्टी बनाना चाहते हैं, वो रेतली मिट्टी, रेत मिक्स कर लें उनमें। मिट्टी में जो है वो खाद का तो मैंने बता दिया कि कितनी कितनी खाद होनी चाहिए, और उसमें थोड़ी सी रेत का भी उसमें मिक्स, जो रेत वाली मिट्टी होती है ना, वो इसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और उनके साथ खाद में इतना भी रेत मत मिला दें कि बस रेत ही रेत हो जाए। तो जैसे कि हम गमलों में आमतौर पे बताते हैं कि कुछ जैसे हिस्सा जो मेरे बहन भाई गमलों में लगाना चाहते हैं, तो वो थोड़ी सी जो रेत होती है ना, बालू होती है, जिससे हम घर बनाते हैं, तो वो उसका इस्तेमाल
इसके पोट में कर लें। तो मैं तो बिल्कुल हल्का सा इस्तेमाल किया हुआ है। और मेरे यहाँ तो ये देखो इतने अच्छे से ये फैले हुए हैं पूरे, मैं इनको निकाल भी नहीं पाई। तो वैसे तो एक बार जब इनके प्लांट्स लगा देते हैं तो सालों साल चलते रहते हैं, पर जो मेरे एक्सपर्ट बहन भाई हैं तो उनका कहना है, वो एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि 3 साल के बाद हमें ये ट्यूबर को सबको उखाड़ के फिर से ग्रो कर देना चाहिए। तो जो इसकी फूल की जो फिर गुणवत्ता है ना, जो क्वालिटी है, तो वो अच्छी रहती है। जब 3 साल के बाद है जो इसकी क्वालिटी है ख़राब होने लगती है। तो मेरे ख्याल से मेरी आप सिंपल भाषा में ये बात मेरी समझ गए होंगे कि वैसे तो ये लगाने पर सालों साल ये अपने आप ही बढ़ते रहते हैं और निकलते रहते हैं। अगर आप ना भी लगाएं तो भी ये आते रहेंगे। बट अगर आप 3 साल फूल देने के बाद भी अगर आप उन्हीं को वैसे ही एज सच रहने देते हैं तो जो इनकी क्वालिटी में है फिर फ़र्क आना हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो फिर बेहतर होगा कि 3 साल के बाद आप इनके ट्यूबर उखाड़ के अपनी ही मिट्टी से उखाड़ के उनकी दोबारा से अच्छे से मिट्टी को जैसे पूरे आपने करके दोबारा से ट्यूबर लगा दें। तो ये सालों साल आपके घर में ये बने रहेंगे इस तरह से। तो होप करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने सोचा कि जो मेरे बहन भाई अगर इसकी खेती बाड़ी करना चाहते हैं, कोई बेनिफिट कमाना चाहते हैं, खेतों में कमाना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए भी ये पूरी फुल जानकारी दे दूं। तो जबकि ये मेरे पास जानकारी थी तो मैंने उनको भी दे दी ये जानकारी। तो ठीक है, होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जिन मेरे भाई बहनों को ये पसंद नहीं होगा तो उनसे मैं माफ़ी चाहती हूँ। धन्यवाद जी। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में जानकारी लेके आऊँगी। नमस्ते जी।